गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी 11th क्लास का चैप्टर 13। और ये चैप्टर बहुत अच्छा है। यहाँ से प्री और मेंस में अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं बताऊंगा कहाँ से प्री और मेंस में क्वेश्चन आ सकते हैं। पिछले सालों में भी यहाँ से क्वेश्चन देखे गए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूरा चैप्टर देखना, आराम से इसको पढ़ेंगे, कहानी की तरह पढ़ेंगे, आराम से समझ समझ के पढ़ेंगे। और इसकी पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी आईज विद धर्मेंद्र जाखड़, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पर मिल जाएगी। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। महासागरीय जल। तो पृथ्वी पर यदि हम बात करें, जल के वितरण की बात करें, तो आप जानते हो कि टोटल जो जल है, मतलब जैसे हम जानते हैं ना कि पूरी पृथ्वी की बात करें तो यहाँ पे लगभग 72% क्या है, जल है, और 28% भाग पर क्या है, स्थल है। और यदि कुल जल की बात करें तो 97.25 जल जो है महासागरों में। दोस्तों यहाँ से प्री में क्वेश्चन आया है, यहाँ से प्री में क्वेश्चन ऐसे हायरार्की वाला आता है कि यदि हम शुद्ध जल की बात करें या कुल जल की बात करें तो उसमें घटते हुए क्रम में बताओ। तो सर्वाधिक जो जल है कहाँ पे, महासागरों में। इसको सारणी को याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन पहले भी प्रीलिम्स में आए हैं। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का नॉलेज रखते हो, बार बार देखते हो, तो आपको पता है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा हिमानी और हिम टोपी की बात करें तो महासागरों के बाद सर्वाधिक जल इनमें में है, ग्लेशियर में है। ठीक है, 2.05। और शुद्ध जल की बात करें, सर्वाधिक शुद्ध जल यानी प्योर वाटर जो हम जानते हैं जिसके बारे में, वो है हिमानी और हिमटोपी में। इसके अलावा भूमि के जल है उसके बाद में 0.68। इसके अलावा झीलें, मृदा में नमी, वायुमंडल, नदी नालों में। ठीक है, देखो नदी नालों में कितना कम है, जबकि भूमि के जल में ज़्यादा है, और झीलों में भी इससे मतलब नदी नालों से ज़्यादा है। ऐसा थोड़ा सा आप करके देख लेना किससे ज़्यादा कितना है। उससे क्या होता है, हायरार्की वाला एक क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ से आपका ईजिली कवर हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि जैसे महासागरीय जो अधस्थल है, आपने देखा है कि जैसे हमारी भूमि स्थल जिस पर हम रहते हैं वहाँ पे कई प्रकार के पर्वत, पठार और मैदान है। ठीक है, जो हमें स्पष्टतः दिखाई देते हैं। लेकिन महासागरों में भी ऐसा ही है, सेम पर्वत, पठार, मैदान, घाटियाँ, गर्त, गुफाएं महासागरों में भी है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती क्योंकि वो पानी के अंदर होते हैं। तो कई बार ये एक अध्ययन का विषय होता है कि महासागरों के अंदर का मतलब कह सकते हैं कि वातावरण किस प्रकार का होता है, किस प्रकार की वहाँ पे चट्टानें होती है, किस प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, कौन से खनिज वहाँ पे पाए जाते हैं। तो उसी क्रम में हम जानते हैं कि महासागरीय अधस्थल के उच्चावच कौन से, यानी महासागर के अंदर, जल के अंदर किस प्रकार के उच्चावच लैंडफॉर्म पाए जाते हैं। सबसे यदि इम्पोर्टेंट यहाँ पे तत्व की बात करें या महत्वपूर्ण बात की बात करें तो यहाँ पे महाद्वीपीय मगन तट है। महाद्वीपीय मगन तट को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट, अभी हम डायग्राम में समझ लेंगे। मैं एक आपको आराम से इस बेसिक बातें इसमें डायग्राम में आपको बता दूंगा। जैसे सबसे पहले मैं एक बार बता देता हूँ आपको यहाँ पे आराम से समझना। जैसे बात करते हैं, महासागरों के जो उच्चावच है इस प्रकार बने होते हैं। जैसे ये स्थल है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से स्थल है, यहाँ से जैसे ही मतलब महासागर या जल, आप जानते हो जैसे बीच होता है कोई, है ना, कोई तटीय किनारा होता है जहाँ से शुरू होता है महासागर। ठीक है, तो ये मतलब धीरे धीरे उसकी ढाल मतलब गहराई वाली होती चली जाती है, और फिर अचानक मतलब इसमें एक ढाल आता है, अचानक ढाल आता है, गहराई पर होने लगता है। और फिर गहरे अंदर सागर के अंदर जाने पर क्या होता है, यहाँ पर गर्त बने होते हैं, यानी गड्ढे बने होते हैं अंदर, फिर मैदान वगैरह, कुछ कटक यानी चोटियाँ वगैरह, पर्वत श्रृंखलाएं वो बनी होती है। इस प्रकार ये होता है। तो ये जो क्षेत्र की जिसकी हम बात कर रहे थे, ये पहला वाला क्षेत्र, इसको बोलते हैं महाद्वीपीय मगन तट। महाद्वीपीय मगन तट का मतलब क्या होता है, महाद्वीपीय मगन तट को कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी बोलते हैं। मतलब महाद्वीप का वह भाग जो सागर के अंदर है, लेकिन उसके ढाल ज्यादा नहीं है। ठीक है, और विश्व के या हमारी जो पृथ्वी के जो सागरीय जीव है ना, उसका 90% महासागरीय या महाद्वीपीय कॉन्टिनेंटल पर पाया जाता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर पाया जाता है, महाद्वीपीय मगध तट पर पाया जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश होता है ना, सूर्य का प्रकाश चाहिए मतलब जीवों के विकास के लिए। आप जानते हो कि सागरीय वनस्पति का विकास कैसे होगा। सागरीय वनस्पति में सबसे बड़ी वनस्पति कौन सी है, परवाल, परवाल पारितंत्र है। और परवाल पारितंत्र भी कहाँ पाए जाएंगे, महाद्वीपीय मगध तट पर पाए जाएंगे, क्योंकि महाद्वीपीय मगध तट की जो गहराई है वो ज़्यादा नहीं होती है, और सूर्य प्रकाश आसानी से मतलब जो एक पारितंत्र होता है उसको बनाता है। और जीव जंतु लगभग कहाँ पे पाए जाते हैं, अधिकांश जो मछलियाँ हैं वो कहाँ पे पाई जाएगी, महाद्वीपीय मगध तट पर पाई जाएगी। और इसका कारण पूरा पारितंत्र है, सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, और इसके अलावा एक और इस पर महाद्वीपीय मगध तट का सबसे इंपॉर्टेंट जो महत्व है, जो आपके जीवाश्म ईंधन है, जैसे पेट्रोल, गैस, ठीक है, ऑयल जो निकलता है वो यही निकलता है। क्यों, आपको पता है, पेट्रोलियम और जो ऑयल पदार्थ है या गैस जो पदार्थ है वो महासागरीय जो जीव जंतु होते हैं, महासागरीय जीव जंतु जब
एक तरह से मर जाते हैं, या मतलब कई बार ऐसा होता है प्लेट विवर्तनिक घटनाओं के कारण जो महासागरीय जीव जंतु होते हैं वो एक तरह से चट्टानों के नीचे जम जाते हैं या प्लेटों के नीचे आ जाते हैं। तो यही होता है कि कालांतर में आगे जाके कई सालों के बाद में तापमान और मतलब दबाव आदि घटनाओं के कारण क्या होता है, यही जीव जंतु ऑयल में बदल जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा ना कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो धरती के अंदर दफन हो जाते हैं। जैसे ऐसा हुआ था जब गोंडवाना लैंड हमने पढ़ा था, अंगार लैंड, जब पेंजिया का विभाजन हुआ था, तो जो वनस्पति थी वो क्या थी, आंतरिक परतों में दब गई थी, जिसके कारण क्या हुआ, आगे जाकर क्या हुआ, अच्छा कोयला बना। उसी तरह महासागरीय जीवों के मरने, सड़ने, गलने और दबने से आगे जाकर अवसादी चट्टानों में, विशेषकर ध्यान रखना ये कहाँ पाया जाएगा, अवसादी चट्टानों में पाया जाएगा आपका पेट्रोल और कोयला। क्यों पाया जाएगा, क्योंकि महाद्वीपीय मध्य तट पर ही जीव पाए जाते हैं। इसलिए आज आप एक बार दिमाग लगा के देखो, पूरे मैप पर एक बार नक्शा दौड़ाओ, नक्शे पर अपनी नजरें दौड़ाओ, आपको पेट्रोलियम पदार्थ कहाँ मिलेंगे। जैसे भारत की बात करें तो अपने बेसिन में ज़्यादा मिलेंगे। कहाँ पे, मोब्बे हाई है, कैजी बेसिन है। इसके अलावा विश्व की यदि बात करें, आपने ये भी देखा होगी राजस्थान या जो मिडिल ईस्ट कंट्री है वहाँ पे आज ऑयल सबसे ज़्यादा निकलता है। तो आप बोलोगे सर वहाँ तो कोई अभी महासागर है नहीं, लेकिन आपने प्राचीन काल में पढ़ा होगा ना 33 महासागर, 33 महासागर के अवशेष इस एरिया में है, इसीलिए आज वहाँ पे क्या निकलता है, ऑयल और पेट्रोलियम। ठीक है, तो ये सिंपल सी बातें हैं, इसलिए हम पढ़ते हैं। तो पहला वाला क्या है, महाद्वीपीय मगध तट। महाद्वीपीय मगध तट क्या है कि ये महाद्वीप का ही भाग है जो सागर के अंदर है, लेकिन इसका ढाल बहुत कम होता है, बहुत कम गहराई होती है, और अचानक जैसे ढाल होने लगता है ना, इसको बोलते हैं महाद्वीपीय ढाल बोलते हैं। कि ढाल क्या होता है, अचानक इसका जो एक कह सकते हैं इसका ढाल जो डिग्री में मापते हैं वो बहुत ज़्यादा होने लगता है। ठीक है, और आंतरिक फिर क्या होता है, इनको बोलते हैं फिर महाद्वीप महासागरीय उत्थान बोलते हैं। महासागरीय उत्थान होता है जब यहाँ से जो मलबा होता है वो जमने लगता है, इसको बोलते हैं महाद्वीपीय उत्थान। अंदर फिर मैदान होते हैं। तो ऐसा करके इसको पढ़ते हैं कि सिंपल सी बात है कि जो भी महासागर की आंतरिक उचावच है उनको पढ़ते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, एक तरह से कह सकते हैं कि भविष्य के स्रोत भी, ऊर्जा स्रोत भी साबित हो सकते हैं, खनिज स्रोत भी साबित हो सकते हैं, या अन्य चीज़ों में भी बहुत इनका उपयोग हो सकता है। जियो पॉलिटिक्स इनका उपयोग हो सकता है। आजकल देखा होगा आपने किस प्रकार महासागरों का जियो पॉलिटिक्स महत्व है। ठीक है, ये एक डायग्राम से समझने की कोशिश की हमने। तो महाद्वीपीय मगध तट क्या है, देखो अब आराम से समझ में आ जाएगा। महाद्वीपीय मगध तट आपका महाद्वीपों का सागरीय विस्तार है। जैसे अभी बात की ना कि महाद्वीपीय मगध तट क्या है, ये यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ से फिर ढाल शुरू हो जाएगा। तो महाद्वीपीय मगध तट क्या है, ये महाद्वीपों का सागरीय विस्तार है। महाद्वीपों का सागर के अंदर विस्तार है। उथला भाग है, मतलब इसकी ज़्यादा कोई गहराई नहीं है, मतलब बहुत ही उथला है। इसके यदि आप इसकी ढाल की बात करोगे बहुत कम ढाल होगा। और महाद्वीपीय मगध तट की ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन फैक्ट बन सकता है। देखो ये कह रहा है कि महाद्वीपीय जो मगध तट है ना, इसकी चौड़ाई डिपेंड करती है किस पर, देखो इस पर डिपेंड करती है। जैसे आप बात करेंगे, यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं किसका, दक्षिणी अमेरिका का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे क्या है, चिल्ली, यहाँ पे एंडीज पर्वतमाला है। ठीक है, जैसे यदि महाद्वीप के किनारे पर कोई पर्वतमाला होती है, तो ऐसे कोई पर्वतमाला होती है तो उसके किनारे पर पैरों में या उसके जो क्षेत्र होता है उसमें क्या होगा, गड्ढा होगा, गर्त बोलते हैं जिसको, गर्त होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो महाद्वीपीय मगध तट है ना बहुत कम चौड़ा है, यहाँ पे चौड़ाई इसकी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और यही इस क्षेत्र में देखना मैदान है, जहाँ पे महाद्वीपों के तटों पर मैदान है ना, तो महाद्वीपीय मगध तट की क्या होगी, चौड़ाई ज़्यादा होगी। बस इस फैक्ट को याद रखना, यूपीसी प्रीलिम्स में घुमा के देगा, याद रखना। तो यदि स्थल या महाद्वीप के किनारे पर कोई पर्वतमाला है तो महाद्वीपीय मगध तट की चौड़ाई क्या होगी, कम होगी, और जहाँ पर मैदान है वहाँ पे चौड़ाई अधिक होगी। और जैसे साइबेरिया ऊपर वाले देखना आप, सर्वाधिक महाद्वीपीय जो मगध तट है उसकी चौड़ाई आपको देखो मिलेगी ऊपर साइबेरिया की तरफ मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी लंबे विस्तृत मैदान है। ठीक है, तो ये बात है कि महाद्वीपीय मगध तट की चौड़ाई कहाँ पे अधिक और कम होगी, तटीय मैदान है जैसे साइबेरियन शेल्फ है, और कम कहाँ पे होगी, गर्त या खाड़ी होगी, जैसे चिल्ली का तट अभी हमने देखा। तो ये हो गया आपका महाद्वीपीय मगध तट। आगे महाद्वीपीय ढाल। महाद्वीपीय ढाल क्या पढ़ा था हमने कि शुरुआत में क्या है, जैसे ये तो महाद्वीपीय मगध तट है, और जैसे ही मतलब अचानक ढाल शुरू होता है तो यहाँ से इसको बोलते हैं महाद्वीपीय ढाल। ढाल बोलते हैं उसको, ढाल मतलब इसका जो डिग्री क्या बोलते हैं उसमें, डिग्री के हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा इसका झुकाव पाया जाएगा। तो महाद्वीपीय ढाल क्या है, महासागरीय बेसिन व महासागरीय मगध तट को जोड़ता है, यानी इसका एक बीच का क्षेत्र है। गहराई इसकी कितनी है, ये मतलब 200 मीटर से शुरू होकर 3000 मीटर तक होता है, जबकि उसकी गहराई कितनी, 100-200 मीटर थी गहराई आराम से। और इस प्रदेश में कैनियन गुफाएं पाई जाती है। आपने महासागरीय गुफाओं की बात सुनी होगी, जैसे ऐसे इसको पढ़ते हैं, ऐसे एक देखते हैं, 3D में देखते हैं। तो गुफाएं क्या होती है, जैसे यहाँ से कोई नदी आके गिरती है महाद्वीपीय मगध तट पर, तो वो क्या करती है, गहराई से इसका कटाव शुरू करती है, गहराई से ऐसे कटाव शुरू करती है। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, कैनियन बन जाती है। कैनियन यानी गुफाएं बन जाती है एक तरह से। आप देखना
यूट्यूब पर देखना, ये कई तस्वीरों में अच्छी तस्वीरें मिल जाएगी आपको गूगल पे। उसको बोलते हैं महासागरीय कैनियन। कैनियन एक तरह से गुफाएं हैं, जैसे आपने अमेरिका में कोलोराडो नदी की घाटियों को देखा होगा, किस प्रकार वहाँ कैनियन बनी हुई है। वैसी कैनियन मतलब महाद्वीपीय ढाल पे या महाद्वीपीय मध्य तट पे भी नदी के द्वारा बनती है, उसी को क्या बोलते हैं, महासागरीय कैनियन बोलते हैं। तो 200 मीटर से लेकर 300 मीटर तक होती है। यहाँ पे थोड़ा महाद्वीपीय मध्य तट का एक पहले मैंने बता दिया था कि महाद्वीपीय मध्य तट में क्या होते हैं, जीवाश्म ईंधन, जैव विविधता और प्रवाल विधियाँ कहाँ पे पाई जाएगी। 90% मैंने बोल रहा हूँ कि 90% ये चीज़ें यहीं पाई जाएगी, महाद्वीपीय मध्य तट पर। आगे फिर जैसे ढाल की बात करें, अभी हमने पढ़ा कि सबसे पहले पार्ट इसका डायग्राम जो बनता है ना, मैं एग्जाम में डायग्राम बनाओ तो ऐसा बनाना। सबसे पहले क्या बनाओगे, महाद्वीपीय मध्य तट बनाओगे, फिर ढाल आ जाएगा, ढाल आ गया ना, और फिर गहरे समुद्र में जैसे यहाँ पे उत्थान होगा, क्योंकि यहाँ से जो मलबा आया था ना यहाँ पे जम जाएगा, तो ये महासागरीय मैदान बन जाएंगे। और फिर अंदर गहरे गर्त भी हो सकते हैं, अंदर कटक पहाड़ियाँ भी हो सकती है, ऐसा करके इसको आप डायग्राम बना सकते हो। यहाँ लिख देना सबसे पहले महाद्वीपीय मध्य तट, यहाँ पे महाद्वीपीय ढाल, यहाँ पे गहरे समुद्र मैदान, और भी कटक वगैरह लिख सकते हो। जहाँ पे गर्त आपको लग रहा है गर्त लिख सकते हो, गर्त मैंने यानी जो आपने मरियाना ट्रेंच वगैरह सुना है ना, वैसे। ठीक है। जो गहरे समुद्री मैदान होते हैं ना, उनका ढाल बहुत मंद होता है। गहराई ये कितनी गहराई पर मिलते हैं, 3000 से लेकर 6000 मीटर तक की गहराई, यानी 3 से 6 किलोमीटर की गहराई पर ही मिलते हैं। और ये मैदान जो होते हैं ना, महीन कणों से बनते हैं। यहाँ पे मृतिका, गाद, कई प्रकार के मतलब कह सकते हैं, महीन मिट्टी, बहुत पंख बोलते हैं जिनको, पंख या मतलब सिल्ट बोलते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे पाया जाता है। और ये भविष्य के स्रोत बताते हैं इनको, मतलब अपने काम के मटेरियल है, मतलब भविष्य के। इसके अलावा महासागरीय गंभीर यानी आंतरिक भागों में और क्या मिलते हैं, महासागरीय गर्त मिलते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी और भूकंप क्षेत्र मिलते हैं। आप जानते हो कि प्लेटें जब आपस में टकराती है या अलग होती है, तो वहाँ पर कई प्रकार की आंतरिक संरचनाओं का निर्माण होता है। आगे फिर उच्चावच की कुछ लघु आकृतियां भी है, जैसे मध्य महासागरीय कटक। तो मध्य महासागरीय कटक कैसे बनते हैं, मध्य महासागरीय कटक बनेंगे जैसे यहाँ पे जब दो प्लेटें आपस में दूर खिसकेगी ना, अब सारी सीमा का एग्जाम्पल है, तो नीचे से क्या होगा, मैग्मा वगैरह बाहर आएगा और कटकों का निर्माण करेगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, आप अपने मैप में देखना, मैप में लिखा हुआ है मध्य अटलांटिक कटक, यानी आप अटलांटिक महासागर की बात करोगे ना, उत्तर से लेकर दक्षिण मध्य में एक कटकों का निर्माण है, यानी वो आंतरिक चोटियां कह सकते हो या आंतरिक पर्वतमाला जिनको कह सकते हो आप। और इसका निर्माण कैसे होता है कि दो प्लेटें विपरीत दिशाओं में खिसक सकती है और नीचे से मैग्मा बाहर निकलकर एक तरह से कटकों का निर्माण करता है। तो इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, मध्य अटलांटिक कटक इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अच्छा, इस डायग्राम आप देख सकते हो एक बार कि यहाँ पे देखो दिखाया हुआ है, कहाँ तक दिखाया हुआ है, सबसे पहले महाद्वीपीय सेल्फ दिखाया हुआ है, यानी वही महाद्वीपीय मध्य तट दिखाया हुआ है। महाद्वीपीय मध्य तट यहाँ तक होता है, ठीक है, देखो ये महाद्वीपीय मध्य तट है। और ये देखो कैनियन कैसे बनती है, कैनियन कैसे बनती है, जैसे यहाँ से कोई नदियाँ आती है ना, या कोई और भी मतलब प्रदनकारी शक्तियाँ होती है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं तरंगे हो सकती है, वो क्या करती है फिर इस क्षेत्र पर कटाव करती है, ढाल पर कटाव करती है। तो मध्य तट और ढाल पर जब कटाव होता है तो इनका निर्माण होता है, किनका, कैनियन का निर्माण होता है, ठीक है। महाद्वीपीय ढाल, इसको ढाल बोला गया है, ये महाद्वीपीय सेल्प यानी महाद्वीपीय मध्य तट है। फिर जैसे उभार, यहाँ पे उभार यानी मैदान हो गए, ये भूपट्टी यानी अपने स्थल मंडल का ही पार्ट है एक तरह से। तो इस प्रकार बनता है, मतलब जो आंतरिक स्थलाकृति है इसको 3D में दिखाया गया है। आगे भी और भी दिखाया होगा, आगे इसमें जैसे फिर आगे जैसे ट्रेंच दिखाया है, नहीं गहरी घाटियां कैसे बनती है, घाटियां ऐसे बनेगी जब दो प्लेटें आपस में अलग होगी, दूर होगी, तो क्या होगा, यहाँ पे गड्ढा पड़ जाएगा, तो ये गंभीर समुद्री खाई बन गई। वितलीय मैदान कैसे बनते हैं, वितलीय मैदान तो आप जानते हो कितना मतलब कचरा अवसाद होता है, जमने के कारण बनता है, ठीक है। पहाड़ियाँ होती है, अंदर अंदर पहाड़ियाँ भी बनती है, निमग्न द्वीप होते हैं यानी डूबे हुए द्वीप होते हैं अंदर। समुद्री टीला होता है, समुद्री टीला भी एक प्रकार से क्या होता है, पर्वत श्रृंखलाओं का या छोटी छोटी पर्वत पहाड़ियाँ होती है आंतरिक पहाड़ियाँ। इसके अलावा ये देखो महासागरीय कटकों की बात की गई है, तो महासागरीय कटकों का निर्माण भी होता है, जैसे देखो यहाँ पे दिखाया गया है, जो दो प्लेटें अलग हो रही है और नीचे से देखो ये लावा मैग्मा बाहर आ रहा है, इसके कारण क्या होता है, कटकों का जमा होता है, तो ये क्या होता है, कटकों का निर्माण, यानी आंतरिक पहाड़ियाँ, आंतरिक पहाड़ियों की श्रृंखलाएं होती है कटक। कहाँ पे, एग्जाम्पल देखना आप, जहाँ पे दो प्लेटें अलग होती है वहाँ पे ऐसी ऐसी श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। अब सारी सीमा का एग्जाम्पल है। और मध्य अटलांटिक महासागर में आप देखना, आपको पूरी एक श्रृंखला नजर आएगी कटकों की। रिफ्ट, रिफ्ट वैली भी बोलते हैं कि रिफ्ट, जब दो प्लेटें अलग होती हैं रिफ्ट बनता है, विबंग, ये मतलब कई प्रकार की आंतरिक जो सागरीय जो है स्थलाकृतियाँ या ऊंचा ऊंचा, उनको इस डायग्राम में दिखाया गया है और आराम से आप इनको समझ सकते हो, ठीक है। इसमें देखो मध्य महासागरीय कटक मैंने बता दिया। समुद्री टीला क्या है, नुकीले शिखर वाला पर्वत जो समुद्री तली से ऊपर है, उठा हुआ है, किंतु महासागरों की सतह से ऊपर पहुंच नहीं पाता, आंतरिक होता है, मतलब ऊपर नहीं आ पाता जल से ऊपर। ये ज्वालामुखी द्वारा उत्पन्न होता है, ऊंचाई इसकी वही होता है, मतलब 3000 मीटर से 4500 मीटर तक। सबसे सपाट जल मग्न कैनियन क्या है, ये महाद्वीपीय मध्य तट पर ढाल पर
अपर्दन द्वारा निर्मित होती है। अभी हमने बात की ना कि मगध और ढाल पर क्या होता है, अपर्दनकारी शक्ति के द्वारा मतलब काट दिया जाता है, वहाँ पे गड्ढे बन जाते हैं और गुफाओं का निर्माण होता है, जिनको क्या बोलते हैं, कैनियन बोलते हैं। और हडसन की कैनियन ना विश्व में प्रसिद्ध है इस चीज़ के लिए, ठीक है। और निम्बगन द्वीप यानी डूबे हुए चपटे शिखर वाले समुद्र टीले, एक तरह से आप कह सकते हो कि निम्बगन द्वीप यानी अंदर से आंतरिक रूप से द्वीप जो बनते हैं। और परवाल बीज है, तो आप जानते हो कि परवाल बीजों के द्वारा बहुत से एक से द्वीप बनते हैं। कि परवाल जब मतलब पारितंत्र नष्ट होने लगता है तो उसके ऊपर फिर क्या होता है, द्वीप का निर्माण होने लगता है। जैसे आपका लक्षद्वीप है या ग्रेट बैरियर रीफ आपने सुना होगा, तो परवाल के कारण जो द्वीप बनता है परवाल द्वीप कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लिंक है, इसके बारे में मैंने पहले बताया कि ये ऑनलाइन मतलब आप बुक्स वगैरह यहाँ से इस लिंक से मंगवा सकते हो यदि ऑनलाइन मंगवाते हो तो, अदरवाइज़ तो आप ऑफलाइन भी खरीद सकते हो बुक्स वगैरह ना। तो इसका फ़ायदा मिलता है, हमारे चैनल को फ़ायदा मिलेगा, हम यहाँ से कई चीज़ें मतलब जुटा सकते हैं बाद में भविष्य के लिए, ठीक है। इसका 1-2% डिस्काउंट मिल जाता है, जैसे इस लिंक से आप खरीदते हो तो मुझे इसका फ़ायदा मिलता है, 1-2% डिस्काउंट मिलता है, आपकी मर्जी है, ठीक है। ये PDF फाइल में लिंक आपको मिल जाएगा जहाँ से आप PDF फाइल डाउनलोड करोगे ना टेलीग्राम से, ठीक है। आगे महासागरीय जल का तापमान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन जो है मेंस में आने की इसकी पूरी संभावना है। 2018 या 19 में एक क्वेश्चन यहाँ से आया था जिसका संबंध इसी टॉपिक से था, महासागरीय जल का तापमान। एक क्वेश्चन आया था किस प्रकार महासागरों में जल का मतलब जल धाराएं, ऐसा कोई एक जोड़ के क्वेश्चन आया था तापमान से। और ऐसा क्वेश्चन मैं अभी भी संभावना रखता हूँ, मानता हूँ कि विशेषकर आपकी जो PCS एग्जाम है डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आएगा। यूपीएससी में जो क्वेश्चन आएगा स्टैटिक प्लस करंट को जोड़ के आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। PCS में डायरेक्ट क्वेश्चन NCERT से हुबहू आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? सागर के अंदर तापमान, कभी देखा आपने, कभी सुना कि सागर के अंदर तापमान को कैसे मापते हैं या किस प्रकार इसका रोल, एक बहुत बड़ा रोल होता है। जितना भी हमारा जो वायुमंडलीय परिसंचरण है, चक्रवात आते हैं, पवन आती है, वर्षा निर्माण, वर्षा के बादल बनना, संघनन की प्रक्रियाएं, वाष्पीकरण, सब डिपेंड करता है महासागर के तापमान पर। यदि इसका अध्ययन हम सही से कर ले तो हम कई सारी समस्याओं का अध्ययन या कई सारी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अक्षांश, बिल्कुल सही है जी, कि विषुवत वर्ष से ध्रुव की ओर तापमान में कमी होती है। हम जानते हैं कि सूर्य तप की मात्रा सर्वाधिक कहाँ पे आती है, इक्वेटर पे आती है। और जो हम ध्रुव की ओर चले जाते हैं या जाते हैं तो तापमान कम होता जाता है। तो तापमान का सीधा संबंध है वाष्पीकरण पर, ठीक है। तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो वर्षा भी ज़्यादा होगी। तो ये डिपेंड करता है कि आपका अक्षांश कौन से अक्षांश में वो महासागर स्थित है, पहला पॉइंट। दूसरा है स्थल व जल का असमान वितरण। आपने पढ़ा होगा कि स्थल जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, जबकि जो जल है मतलब लेट ही गर्म होता है और लेट ही ठंडा होता है। इसका मतलब आप ये जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है 0 डिग्री, यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में स्थल का पार्ट ज़्यादा है, दक्षिण गोलार्ध में कम ही स्थल है, मतलब यहाँ पे कम स्थल है। इसका मतलब इसका उत्तरी गोलार्ध की जो स्थल है ना उसका महासागर के तापमान, जल के तापमान पर प्रभाव डालेगा। इसीलिए यदि औसत तापमान की बात करें महासागर की तो उत्तरी गोलार्ध के महासागर है उनका तापमान ज़्यादा है दक्षिण गोलार्ध की बजाय। ऐसा क्वेश्चन प्रीलिम्स में डायरेक्ट आ जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। ऐसा क्या कारण है कि उत्तरी गोलार्ध के महासागर के जल का तापमान अधिक है जबकि दक्षिण वाले का कम है? कारण बताइए। कारण यही है, स्थल का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा है, ठीक है। इसके अलावा पवने, मतलब जो जो भी पवने बहती हैं, ठीक है। जैसे ये मतलब 0 डिग्री है, 0 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य, यहाँ से उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन जिसको ट्रेड विंड बोलते हैं, ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन बहती है। तो इनका क्या होता है, इनका बहुत बड़ा रोल होता है किस पर, महासागरों के जल पर, ठीक है। कैसे होता है अभी समझेंगे। यहाँ से बहती है पछुआ, पछुआ बहती है 30 से 60 की ओर, और यहाँ पे भी पछुआ 30 से 60 की ओर बहती है। इसके बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। इसको साउथ में जो सागर के ऊपर जब पछुआ चलती है ना तो इसको, जैसे इसको चीखता साटा भयंकर पचासा ऐसा बोलते हैं, क्योंकि ये पवन सागर पर ज़्यादा दबाव डालती है और उसका वाष्पीकरण की प्रक्रियाएं कई प्रकार की बढ़ाती है, तो इसका एक बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो पवनों का बहुत बड़ा रोल होता है। कैसे होता है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये अफ्रीका तट है, ठीक है। यहाँ से दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें जो है आती है। जैसे ही दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन तट से दूर जाती है तो यहाँ का जल है ना उसको भी दूर अलग करती है यहाँ से। तो जो गर्म जल है हट जाता है और ठंडा जल ऊपर आने लगता है। तो एक रोल निभा दिया ना पवन ने। पवन का ये रोल होता है कि ऊपर वाली परत से आप देखना, इसका एक प्रयोग कर लो। आप ना एक थाली के अंदर पानी भरो उस पर फूंक लगाओ तो ऊपर वाला जो पानी उसकी लहरें बन जाएगी, तरंगे बन जाएगी, पानी हट जाएगा, ठीक है। ऐसा ही होता है सागर पे जब पवन दबाव डालती है, पवन उस पर जोर डालती है, ऊपर वाले पानी को लहरों के या तरंगों के रूप में, जलधाराओं के रूप में उसको आगे बढ़ाती है, तो नीचे से जो ठंडा जल है ना ऊपर आने लगता है, क्योंकि ऊपर का जल परतों में क्या होता है, गर्म होता है, ठीक है। तो एक जलधारा भी बनने, तरंगे बनने लगती है या कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल होने लगता है वहाँ पे। तो ये रोल होता है। और यही पवने देखो यहाँ आती है भी, है ना। यही पवने जैसे यहाँ आती है तो ये तो गर्म जल को क्या करती है, यहाँ पे पानी को इकट्ठा करने लगती है, गर्म जल को इस तटों के पास इकट्ठा करने लग जाएगी। तो पवन का दो बड़ा रोल हो गया, ठीक है।
यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि स्थायी पवनें, अपतटीय पवनें, जैसे अपतटीय पवनें जो तट से दूर जाती है, जल स्थल से जल की ओर, गर्म महासागरीय जल को तट से दूर करती है और नीचे से ठंडा जल आता है, और वो उल्टा होता है उसमें। महासागरीय धाराएं, आपने कभी देखा कि महासागरीय धाराएं कितना बड़ा रोल निभाती है सागरीय जल के तापमान को वितरण करने में? क्योंकि महासागरीय जल धाराएं, आपने देखा कि इक्वेटर वाली गर्म जल धाराएं ध्रुव की ओर जाती है, तो इक्वेटर का गर्म जल ध्रुव की ओर बाढ़ती है, एक तरह से आप कहते हो बाढ़ती है, ठीक है, यानी तापमान का वितरण करती है। इसीलिए तो सागरीय जल का तापमान फिर समान होने लगता है, मतलब कहीं ना कहीं वितरण का काम करती है। और ऊपर से जो ठंडी जल धाराएं आती है इक्वेटर की ओर, वो ठंडा जल लेके आती है। तो ऐसे करके क्या होता है, एक संतुलन बना रहता है हमेशा। तो महासागरीय जल धाराओं का भी एक रोल होता है महासागरीय तापमान को प्रभावित करने में। ठीक है, आगे तापमान का ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वितरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्षैतिज वितरण सब, है ना। ठीक है, गहराई के साथ यदि हम बात करें तो महासागरों में तापमान में गिरावट आई। यदि हम ऐसे एक मैप खोलें, ठीक है, ऊपर से, यदि यहाँ पे तापमान जो भी है ऊपर 27 डिग्री एवरेज माना जाता है, ठीक है, तो यहाँ से धीरे धीरे वो क्या होगा, कम ही होता चला जाएगा, आंतरिक तौर पर कम होता चला जाएगा, और एक समय आएगा जहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस भी हो जाएगा। इसका मतलब ये बात तो आप मान के चलो कि यदि हम ऊपर से नीचे की ओर तापमान का अध्ययन करेंगे तो तापमान क्या होगा, गहराई के हिसाब से तापमान घटेगा, मान के चलना, ठीक है। और यदि हम ऊपर की बात करें, सबसे ऊपर की लेयर की बात करें, तो ये भी है ना, हमें इक्वेटर से लेकर ध्रुव तक अलग अलग लेयर के अंदर अलग अलग समानता मिलेगी। यदि आप ऊपर वाले जल की बात करो, इक्वेटर की बात करो, जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं, इक्वेटर ये है और यहाँ पे ध्रुव है, तो यहाँ के ऊपर सबसे ऊपरी सतह के जल की बात करें, इस ऊपर वाले सतह की जल की बात ध्रुवों की करें, तो वहाँ पर टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि ऊपरी तापमान वहाँ पे वैसे कम है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऊपरी तापमान कम है, और इक्वेटर की बात करें तो यहाँ ऊपर ऊपरी वाली लेयर में तापमान ज्यादा है। देखो कितना आसान भाषा में हम समझ सकते हैं। यदि हम सागरीय जल के तापमान का अध्ययन करें तो ये अक्षांश पर डिपेंड करता है, अभी हमने बात की। तो ध्रुव की बात करें तो ऊपरी लेयर में तापमान कम होगा, जबकि इक्वेटर पर ज्यादा होगा, सबसे अच्छी बात है। और सर्वाधिक यदि हम तापमान क्षैतिज की बात करें कि सर्वाधिक महासागरों के अंदर तापमान कहाँ पे होगा, जैसे अभी एक डायग्राम में देखते हैं। देखो इसको, देखो आराम से समझने की कोशिश करना। ऐसे क्वेश्चन यहाँ से प्रीलिम्स में क्या होते हैं, यहाँ से मैप से निकल आते हैं। तो जब भी आप ज्योग्राफी का कोई मैप पढ़ते हो ना, तो एनालिसिस करना, उसमें थोड़ा क्रिटिकल एनालिसिस करना कि क्या कहना चाहता है। जैसे हम सबसे पहले इक्वेटर की बात करें, ये इक्वेटर की एक लाइन खींचता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। इक्वेटर की बात करो, यहाँ पे लगभग आपका कर्क रेखा, मकर रेखा ऊपर आ जाएगी, और यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ पे मकर, लगभग मान लेते हैं मकर आ गई, ठीक है। देखो इसमें अब हमें ये देखना है, महासागरीय सतह के तापमान स्थानिक प्रतिरूप देखते हैं। ये बात तो सत्य है कि ध्रुव पर देखो 0 डिग्री है, यहाँ पे नीचे यदि ध्रुव की बात करेंगे तो 0 डिग्री है। ऊपर वाली सतह की बात कर रहे हैं, क्षैतिज की बात कर रहे हैं, देखो ऐसा कुछ स्टेटमेंट बन जाएगा। और इक्वेटर पर बात करें 0 डिग्री पर, देखो कितना है, 28 डिग्री, लेकिन 0 डिग्री पर नहीं है, 0 डिग्री से नॉर्थ की तरफ है। आप मान सकते हो 15 डिग्री, 23 डिग्री, मतलब ये जो बेल्ट है ना, इस बेल्ट में सर्वाधिक तापमान है, क्योंकि हमने देखा था ना कि इक्वेटर पर तो वर्षा होती है, ठीक है, बादल भी छाए रहते हैं, जबकि थोड़ा सा हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। दो कारण है, एक कारण ये भी कि ऊपर की ओर स्थल स्थल की मात्रा, स्थल जो भाग है वो ज्यादा है। तो अभी हमने पढ़ा कि स्थल भाग जल्दी ठंडा होता है, जल्दी गर्म होता है, तो स्थल का यहाँ पे स्पष्ट प्रभाव देखा जा रहा है। देखो यहाँ पे ये 28 डिग्री यहाँ पे, 25 डिग्री यहाँ पे, तो स्थल का प्रभाव देखा जा रहा है। एक वो प्रभाव भी देखा जा रहा है, कौन सा, उपोष्ण बेल्ट में बादल नहीं होते, तापमान ज्यादा आएगा, वाष्पीकरण ज्यादा होगा, तो ये प्रभाव भी देखा जा रहा है। तो ऐसे एनालिसिस करते हैं हम कि एक एवरेज लेते हैं। देखो अभी हम एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, यहाँ 0 डिग्री है, सेम इस अक्षांश की बात करें, यहाँ पे 28 और 25 डिग्री है, और जबकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 28 डिग्री की रेखा ही नहीं है, और 25 डिग्री भी काफी नीचे है, ठीक है। तो हम एक मानते हैं कि चलो एक चीज हम दृष्टिकोण यहाँ पे देखते हैं कि 15 डिग्री अक्षांश की बात करें, 15 डिग्री नॉर्थ की बात करें, तो 15 डिग्री नॉर्थ पर ये कह रहा है कि तापमान 25 से 28 डिग्री है, और यही हम 15 डिग्री साउथ की बात करें तो यहाँ पे तापमान कम से कम मिलेगा, वो ऊपर वाले की तुलना में कम मिलेगा। ये कारण है किसका, स्थल के विस्तार का कारण है, कि स्थल ज्यादा प्रभाव डालता है जल पे, और ऊपर स्थल ज्यादा है इसलिए गर्म ज्यादा हो गए। ये एवरेज है, मतलब ऐसे समझना है इसको, सिंपल सी बात है। ये तो हुआ कि क्षैतिज वितरण, ये तो मतलब सागरीय जल का क्षैतिज वितरण, यानी ऊपर से एक तरह से कह सकते हैं ध्रुव से लेकर इक्वेटर तक हमने देखा। एक फिर गहराई के हिसाब से भी अपन देखेंगे। देखो ये गहराई वाला है, इसको समझना। तो गहराई के हिसाब से अभी हमने देखा ना कि ऊपर देखो ये बता रहा है कि ऊपर तापमान यहाँ पे लगभग 22 डिग्री मान रहा है, और जैसे जैसे मतलब हम नीचे जा रहे हैं तापमान घटता ही चला जाएगा। इसको बोलते हैं ताप प्रवणता रेखा है, कि ये दिखा रही है, इसको थर्मोक्लाइन भी बोलते हैं। कभी क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ जाएगा थर्मोक्लाइन क्या है, तो आप बताना कि थर्मोक्लाइन है सागर के अंदर गहराई पर तापमान का घटना, जो दिखा रहा है ना वो क्या है, थर्मोक्लाइन है, ठीक है।
ये इसमें समझने वाली बात थी। अब मैं रीडिंग मार देता हूँ, ठीक है, जहाँ पे समझाना होगा मैं समझा दूंगा। कह रहा है कि गहराई के साथ महासागर में तापमान में गिरावट, 400 मीटर के नीचे वह सीमा क्षेत्र जहाँ पे तापमान में गिरावट आती है ताप प्रवणता थर्मोक्लाइन कहलाती है। अभी हमने डायग्राम में देखा। जल के कुल आयतन का 90% गहरे महासागर में ताप प्रवणता के नीचे पाया जाता है। यहाँ तापमान 0 डिग्री से कम हो जाता है। ये कह रहा है कि मतलब कुल जल का आयतन थर्मोक्लाइन जहाँ से शुरू होती है वहाँ से लेकर आंतरिक तक होता है, ठीक है। इसके अलावा मध्य व निम्न महासागरों की सबसे ऊपरी परत जो 500 मीटर मोटी होती है, कि तापमान 20 से 25 डिग्री होता है। अभी हमने बात की ना कि इक्वेटर या एक तरह से कह सकते हैं उपोष्ण बेल्ट वाले जो तापमान है उसके बीच का जल का तापमान सर्वाधिक होगा, ऊपरी वाली लेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यह परत वर्ष पर, जबकि मध्य अक्षांशों में ग्रीष्म ऋतु में होती है। कि इक्वेटर की बात करें तो यहाँ सर्वाधिक ऊपरी जल के तापमान मिलेगा, और मध्य अक्षांश मतलब इसकी बात करें उपोष्ण बेल्ट के आसपास या ऊपर की बात करें जहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में ऊपरी तापमान ज्यादा पाया जाता है। स्वाभाविक बात है, तापमान ज्यादा पाया जाएगा क्योंकि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है। दूसरी परत थर्मोक्लाइन जो है 500 मीटर से 1000 मीटर तक होती है और गहराई के साथ तापमान में कमी को दिखा रही है। तीसरी परत इसमें होती है अधिक ठंडी व तापमान 0 डिग्री। मतलब हमने गहराई के हिसाब से 3 लेयर मानी। सबसे ऊपरी लेयर जहाँ पे तापमान सर्वाधिक होगा क्योंकि सूर्य का प्रकाश सर्वाधिक प्राप्त हो रहा है। दूसरी लेयर जहाँ पे मतलब थर्मोक्लाइन शुरू होती है, और सबसे लास्ट में जहाँ पे नीचे तल की बात करें तो 0 डिग्री के आसपास तापमान वहाँ पे पाया जाएगा। हाँ, आगे इसमें आर्कटिक और अंटार्कटिक वर्तों में सतही परतों का तापमान भी 0 डिग्री के निकट होता है। अभी ये बात हमने पहले भी कर ली थी कि यार आप जानते हो कि ध्रुवों पर तो क्या होता है, वैसे ऑलरेडी सतह के आसपास बर्फ जमी रहती है, 0 डिग्री से कम रहता है या 0 डिग्री रहता है, तो वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे गहराई के साथ तापमान फिर क्या होगा, एक समान सा नजर आएगा लगभग। महासागरों की सतह पर औसत ताप 27 डिग्री सेल्सियस होता है। यह भूमध्य रेखा से दूर की ओर कम होता चला जाता है। उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का तापमान दक्षिण गोलार्ध की अपेक्षा अधिक है। उस तापमान क्योंकि विषुवत वृत्त पर नहीं बल्कि उसके उत्तर में होता है। मतलब यही बात हमने अभी डिस्कस की थी। आगे महासागरीय जल की लवणता, तापमान और लवणता में संबंध होता है। जहां पे तापमान अधिक होगा वाष्पीकरण दर ज्यादा होगी, लवणता बढ़ेगी, सीधी सी बात है, ठीक है। तापमान और घनत्व का भी लवणता के साथ संबंध होता है, ये चीजें ध्यान रखनी है। और यहाँ पे जैसे दिखाया गया है कि समुद्री जल में घुले हुए नमक, नमक जो मात्रा प्रति ग्राम, मतलब 1 किलो जल है उसके अंदर कितना ग्राम क्या है, लवण है, उसको बोलते हैं लवणता। तो यदि हम सागरीय जल की बात करें तो सर्वाधिक सागरीय जल में, समुद्री जल में घुले हुए नमक की बात करें तो क्लोरीन सर्वाधिक मात्रा में होता है 18.97, सोडियम है 10.47, ठीक है। ऐसे करके सारणी को आप देख लेना। सर्वाधिक लवण की मात्रा की बात करें, हिरार्की में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और उच्च लवणता वाले क्षेत्र भी आ सकते हैं, जैसे डेड सी है। डेड सी कहाँ है, कमेंट बॉक्स में बताना कहाँ पे डेड सी, ठीक है। नहीं पता हो तो मैप में करना। ये तीनों चीजें आई ना, मैपिंग करना, और कमेंट में बताना आप में से कौन जागरूक विद्यार्थी है, ये भी पता चलेगा इन लेसन को आप पूरा देख रहे हो नहीं देख रहे हो। कमेंट में बताना कि तीनों कहाँ पे है, और ऐसी लोकेशन क्या आती है, प्रीलिम्स में पूछी जाती है। तो डेड सी में लवणता, हाँ यहाँ पे देखो 238 ग्राम प्रति 1000 ग्राम पे दिखाई गई है, नहीं प्रति किलो में 238 ग्राम क्या है लवणता उस जल में। टर्की की जो वान झील है वहाँ पे लवणता 330 है, और ग्रेट सोल्ट लेक, ये तीनों की लोकेशन देखना, ठीक है। तीनों की लोकेशन देखना और बताना कमेंट में कहाँ पे। टर्की वाला चलो दे दी, वान झील कहाँ पे, डेड सी और ग्रेट सोल्ट झील, इनके बारे में आप कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो महासागरीय जल की लवणता, लवणता क्या, समुद्री जल में घुले हुए लवणों की मात्रा, इसे प्रति 1000 ग्राम में मापा जाता है। महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो वाष्पीकरण और वर्षण, मतलब कहीं वाष्पीकरण की दर ज्यादा है तो क्या होगा, लवणता ज्यादा होगी, लेकिन दूसरी ओर कहीं वर्षा ज्यादा है तो क्या होगा, लवणता कम हो जाएगी, क्योंकि शुद्ध जल लवणता घटाता है। नदियों व ग्लेशियरों का जल कहीं मिलता है तो लवणता घटेगी या बढ़ेगी, सीधी सी बात है घटेगी, क्योंकि शुद्ध जल मिल रहा है। और प्रचलित पवनें, प्रचलित पवनें क्या करती है, प्रचलित पवनें क्या करती है, इसमें याद रखना सागरीय जो जल होता है ना उसमें जो शुद्ध जल होता है ना, हल्का होता है ऊपर होता है, और जो लवणीय जल होता है भारी होता है नीचे की ओर होता है। तो प्रचलित पवनें क्या होती है, जैसे ही ऊपरी परत से जल हटाती है तो नीचे से भारी जल, ठंडा जल ऊपर आएगा ना, वो लवणता लेके आएगा, ठीक है। जलधाराएं, जलधाराएं तो स्वाभाविक बात है कि जलधाराएं गर्म और ठंडी है, तो गर्म जलधाराएं वाष्पीकरण की दर बढ़ाएगी तो वहां पे लवणता बढ़ेगी। तापमान और अच्छा ऐसा भी है कि जलधाराएं क्या करती है, लवणीय जल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती रहती है, यानी जलधारा का ये भी तो काम होता है ना, जल का मतलब परिवहन करती रहती है। तापमान और घनत्व का तो सीधा सा संबंध है, ठीक है। तो लवणता का क्षैतिज वितरण की बात करें तो खुले महासागर की लवणता कितनी है, 33 ग्राम प्रति 1000 से लेकर 37 तक है, ठीक है, औसत एक कह सकते हैं इसको। और बंद महासागर की, जैसे लाल सागर की लवणता कितनी, 41। बंद महासागर का मतलब यहाँ पे होगा उसमें शुद्ध जल नहीं मिल रहा होगा, या तो उसका वाष्पीकरण ज्यादा होगी तो उसमें क्या होगा, लवणता बढ़ेगी। आर्कटिक और जहाँ पे ज्वार नदमुख यानी नदियाँ आके मिलती है वहाँ पे लवणता कम पाई जाती है। आप एग्जाम्पल देख लो
कि यार अपनी जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ पे बहुत सारी नदियाँ आके गिरती है, गंगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ, गंगा खुद आके गिरती है, तो वहाँ पे उस क्षेत्र में क्या होगी, लवणता कम होगी। वहीं हम अरब सागर की बात करें तो लवणता ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पे उतना ज़्यादा नदी आके नहीं गिरती है, शुद्ध जल नहीं आता है, तो इसका प्रभाव पड़ता है। हम हिंद महासागर की बात करें तो उत्तरी हिंद महासागर में ग्लेशियर पिघल के जल नहीं आता है यहाँ पे, तो इसका क्या होगा, लवणता क्या होगी, ज़्यादा होगी। जबकि हम उत्तरी अटलांटिक या उत्तरी प्रशांत महासागर की बात करें तो ऊपर से नदियों का या मतलब ग्लेशियर पिघल के जल धाराओं के द्वारा ठंडा जल या शुद्ध जल आता है, जो उसका प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे करके पढ़ते हैं। तो गर्म व शुष्क क्षेत्रों में क्या होगा, वाष्पीकरण की दर होगी, लवणता ज़्यादा होगा। आर्कटिक क्षेत्र में शुद्ध जल की बात करें, शुद्ध जल मिलता है, ग्लेशियरों का आता है, तो लवणता कम होगी। अटलांटिक महासागर की बात करें तो उच्चतम लवणता, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। जब क्वेश्चन आएगा तो तापमान और लवणता का क्वेश्चन आएगा, या डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि महासागरीय लवणता के बारे में बताइए, तो उसको आराम से संभाल लेना इसको। और एनसीईआरटी की 1-2 रीडिंग जरूर लगाना, मैं बार बार बोलता हूँ 5 रीडिंग लगाओ, ठीक है, उससे फायदा मिलेगा। जैसे ये चैप्टर मैंने पढ़ाया तो मेरे साथ ही इसको एनसीईआरटी रीडिंग मारो, जहाँ से आपको और चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, अटलांटिक महासागर की लवणता की बात करें तो उच्च लवणता कहाँ पे, 15 से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है। और यदि अधिकतम लवणता की बात करें अटलांटिक महासागर में तो 20 से 30 डिग्री नॉर्थ, 20 से 30 डिग्री नॉर्थ के, और 20 से 60 डिग्री जो पश्चिमी देशांतर है, जहाँ पे आपने सार्गेस सागर के नाम सुना होगा, उसके आसपास बहुत ज़्यादा लवणता है वहाँ पे। क्यों लवणता है वहाँ पे, क्योंकि सार्गेसो सागर के कारण एक ऐसा सागर बनता है अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, जिसके आंतरिक जो जल है वो अन्य जल के साथ मिल नहीं पाता है, तो उस जल की क्या होगा, उस जल का की लवणता बढ़ जाएगी। दूसरा कारण ये भी है कि ये कौन से बेल्ट में, देखो आप 20 से 30 डिग्री उपोष्ण बेल्ट में, जहाँ पे वाष्पीकरण की दर सर्वाधिक है, क्योंकि तापमान सर्वाधिक है। ऐसे क्वेश्चन पहले भी आए हैं, सार्गेसो सागर के लेकर ऐसे क्वेश्चन आए कि यहाँ पे लवणता अधिक क्यों है। तो अभी हो गया ना, सार्गेसो एक बंद सागर है, और सार्गेसो क्या है, सागरीय घास है, लताएं हैं, सागरीय लताएं हैं, जो क्या करती है कि ऐसा जाल बुन देती है, जिसके कारण क्या होता है, आंतरिक जल जो होता है उनकी लताओं के अंदर जो सागर बनता है, वो जल क्या करता है, एक तरह से जो बाहरी अटलांटिक महासागर का अन्य जल है उससे मिल नहीं पाता। और ये बनता क्यों है, ये चक्रीय अवस्था में, जो आपने देखा ना ऊपर जो जल धाराएं होती है चक्रीय अवस्था में घूमती है, उसके कारण एक छोटा आंतरिक कह सकते हैं महासागर के अंदर एक सागर बन जाता है। ठीक है, और लवणता कैसे डिपेंड करती है, और अन्य सागरों की बात करें तो उत्तरी सागर देखना आप मैप में कहाँ पे, यूरोप में देखना, उधर ब्रिटेन से ऊपर, ठीक है, उत्तरी सागर वहाँ पे लवणता उच्च है, क्योंकि जल धाराएं जो ये यहाँ वाली है, इक्वेटर वाली जल धाराएं गर्म जल या लवण वाला जल लेकर ऊपर जाती है। बाल्टिक सागर में देखो लवणता कम है, क्योंकि नदियों का जल आता है। आप देखना मैप में बाल्टिक सागर कहाँ है, भूमध्य सागर में लवणता अधिक है, क्योंकि वाष्पीकरण ज़्यादा है। तो ऐसे इनका लवणता डिपेंड करती है। तो कुल मिलाकर एक तथ्य यहाँ से निकल के आया कि ऐसी झीलें या ऐसा मतलब सागर जो बंद सागर है और उसमें कोई नदियों का जल आकर नहीं मिलता है, तो उसका जल खारा होगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। और हिंद महासागर की बात करें तो औसत लवणता 35 ग्राम प्रति जार है। हिंद महासागर में भी तुलना की गई कि बंगाल की खाड़ी की लवणता कम है, क्योंकि नदियों का जल आता है, गंगा ब्रह्मपुत्र। जबकि अरब सागर की बात करें तो उच्च वाष्पीकरण दर है और ताज़ा जल कम है प्राप्त होता है, इसलिए लवणता अधिक है। और लवणता का यदि हम ऊर्ध्वाधर वितरण देखें तो सतह की लवणता जल के बर्फ या वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाने के कारण बढ़ जाती है। ऊपरी की जल की बात कर रहे हैं तो ताजे जल के कारण लवणता में कमी आ जाती है। गहराई में लवणता हमेशा नियत रहती है। और कम लवणता वाला जल, ये जो फैक्ट लिख रहे हैं ना, ऐसे स्टेटमेंट उठा के प्रीलिम्स में डाल देगा, इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। तो कम लवणता वाला जल उस लवणता व घनत्व वाले जल के ऊपर स्थित होता है, यानी सिंपल सी बात है, जिसकी लवणता कम होगी वो जल, जो शुद्ध जल होगा वो हल्का होगा, ऊपर रहेगा, और भारी जल नीचे बैठेगा। लवणता गहराई के साथ बढ़ती है तथा एक स्पष्ट क्षेत्र होता है जिसको हेलोक्लाइन बोलते हैं। जैसे अभी हमने थर्मोक्लाइन पढ़ा ना, कि जहाँ से तापमान घटने लगता है, तो हेलोक्लाइन में ये तीव्रता से बढ़ती है। हेलोक्लाइन दिखा रही है कि लवणता की मात्रा दर बढ़ रही है, नीचे आंतरिक तौर पर भारी लवणीय जल होगा जिसकी लवणता बढ़ेगी। लवणता समुद्री जल के घनत्व को प्रभावित करती है तथा महासागरीय जल के स्थिरीकरण को प्रभावित करती है। मतलब ये बात सत्य है कि लवणता के कारण ही जो सागरी जो परिसंचरण होता है, तापमान और लवणता बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है सागरी जल में। जितने भी घटनाएं होती है सागर में, धाराओं तरंगों को बढ़ना, ये सब इन पे डिपेंड करता है। और एक डायग्राम से देखना, ये डायग्राम ये दिखा रहा है कि महासागरों की सतही लवणता को दिखाएगा हमें, कौन सी कहाँ पे है। देखो एग्जाम्पल की बात करें, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसमें थोड़े से आपके पास एग्जाम्पल होंगे ना। एग्जाम्पल जैसे आपने लिया उत्तरी हिंद महासागर का लिया, यहाँ पे बंगाली खाड़ी में लवणता 34 है, जबकि यहाँ पे अरब सागर में 36 है। अभी हमने कारण देखा था कि यहाँ पे तो शुद्ध नदियों को जला के मिलता है, तापमान भी थोड़ा अरब सागर की तुलना में कम है, और यहाँ पे देखो शुद्ध नदियों को जल आता नहीं है, तो इसलिए लवणता ज़्यादा होगी। यहाँ पे देखो उत्तरी अटलांटिक सागर में 37 है, सार्गेसो सागर के आसपास 37 है, और उस बेल्ट में भी है जहाँ पे उपोष्ण बेल्ट है, बादल ऊपर नहीं होते हैं, वाष्पीकरण की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको पढ़ना चाहिए, कुछ न कुछ लवणता ज़्यादा होगी। और ध्रुव की ओर देखो, ध्रुव की ओर इस मैप में साफ साफ दिख रहा है लवणता कम होती चली जा रही है। यहाँ पे ऊपर 33 है, और कोई क्लोज सागर होगा ना, बंद सागर होगा, उसकी लवणता ज़्यादा होगी, जैसे लाल सागर हो गया, वान झील हो गई, अभी हमने पढ़ा था। तो ऐसे इस मैप को पढ़ना चाहिए, बहुत आसान चैप्टर था।
पसंद आए तो यार इसको लाइक शेयर करते रहना अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है, मोटिवेशन मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।